नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अनुशिका पाठक। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज तिलक होना है, मगर उससे पहले दिल्ली में हलचल तेज है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ हलचल हुई है। सुबह के वक्त पीएम मोदी ने बापू और अटल जी को नमन किया। इसके बाद संभावित मंत्रियों को फोन आने शुरू हुए। थोड़ी ही देर में संभावित मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की चाय पर मुलाकात भी होनी है। थोड़ी देर पहले ही जेपी नड्डा शाम से ही मिलने उनके आवास पर पहुंचे। जैसा कि सभी को मालूम है कि शाम को शपथ ग्रहण समारोह है, उसके बाद नड्डा के आवास पर डिनर भी होना है। तो सुबह से क्या कुछ हलचल है और शाम तक क्या होना है, उसकी एक झलक आप देख रहे हैं। बापू और अटल जी को नमन किया, वॉर मेमोरियल भी गए प्रधानमंत्री, वहां पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की शहीद जवानों को। चाय पर मुलाकात 11:30 बजे होगी। 7:15 पर शाम शपथ ग्रहण, जिसके लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। मंत्रियों को फोन जाने लगे हैं और शाह के आवास पर नड्डा की मुलाकात बताई जा रही है बेहद अहम। और साथ ही शाम के वक्त में नड्डा के आवास पर डिनर का भी आयोजन है। मोदी कैबिनेट पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, रक्षा मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास ही रखेगी, विदेश मंत्रालय भी भारतीय जनता पार्टी खुद ही रखेगी। तो ये कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी अपने पास ही रखेगी और इनके मंत्री बीजेपी के होंगे। एक बार फिर से आपको बता देते हैं वो कौन से मंत्रालय हैं। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। हालांकि वित्त मंत्रालय को लेकर भी कुछ जानकारियां आ रही हैं कि बीजेपी अपने पास रख सकती है, लेकिन फिलहाल ये 3 मंत्रालय जिनके बारे में जानकारी मिली है कि ये 3 मंत्रालय सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी अपने पास रख सकती है। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। मौजूदा समय में गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है और विदेश मंत्रालय एस जयशंकर के पास है। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ही समय में ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये 3 मंत्रालय किसके पास होंगे। और ये तो साफ हो गया है कि बीजेपी अपने पास रखेगी, लेकिन इन मंत्रालयों का जो प्रभार है वो किसे दिया जाएगा, ये सस्पेंस अभी बना हुआ है कि इसकी जिम्मेदारी कौन से नेता लेते नजर आएंगे। इससे पहले 2019 की बात करें तो गृह मंत्रालय अमित शाह को दिया गया, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह और विदेश मंत्रालय एस जयशंकर को दिया गया। लेकिन इस बार किसको दिया जाएगा या वही चेहरे होंगे, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन ये जो 3 प्रमुख मंत्रालय हैं, गृह, रक्षा और विदेश, ये बीजेपी खुद ही रखेगी। संदीप पांडे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये 3 अहम मंत्रालय बीजेपी अपने पास ही रखेगी, जानकारी यही मिली है? बिल्कुल, देखिए जो सुरक्षा समिति से जुड़े हुए मंत्रालय हैं वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी, खासकर गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और ये भी सुनने को आ रहा है कि वित्त मंत्रालय भी भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। यही नहीं, जो बेहतर कार्य करने वाले, जनता से सीधे जुड़े मुद्दे हैं जिससे भाजपा सरकार अपनी छवि दिखाती है कि विकास कार्य रफ्तार से हुआ है, ऐसे मंत्रालय भी भाजपा सरकार अपने पास ही रखेगी। इसके अलावा एनडीए में शामिल घटक दलों को भी अहम मंत्रालय दिए जाएंगे। जैसे भारी उद्योग मंत्रालय है वो घटक दलों को दिया जा सकता है, ऐसे अन्य मंत्रालय हैं। परिवहन मंत्रालय है जो कि घटक दलों के साथी को दिया जा सकता है, ये मंत्रालय घटक दलों के साथी को दिया जाएगा। अहम मंत्रालय है, लेकिन विशेष मंत्रालय है जो सुरक्षा समिति से जुड़े हुए हैं वो मंत्रालय बीजेपी अपने सांसदों को ही देगी। साथ ही जो टॉप लीडर हैं उनके पास ये मंत्रालय रहेंगे, जो अनुभवी लीडर है उनके पास ये अहम मंत्रालय रहेंगे। वहीं बात करें अगर मंत्रिमंडल के शामिल नामों की, तो इस पर मंथन लगातार अभी जारी है। लगातार लोगों को फोन जा रहे हैं। कई लोग जो है प्रधानमंत्री आवास अभी पहुंचेंगे, वहीं इससे पहले गृह मंत्री आवास के यहां भी कई नेता पहुंच रहे हैं, राजनाथ सिंह के यहां भी कई नेता पहुंचे। अगर अनुप्रिया पटेल की बात करें, उत्तर प्रदेश से हैं, वो अभी राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंची हैं। ऐसे ही टॉप लीडर के यहां मंथन जारी है और 11:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री आवास पे भी मुलाकात होगी। चिराग पासवान को भी बुलावा पहुंचा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर सपा समारोह की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से
दिल्ली में तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। सीधे राष्ट्रपति भवन है, जहां शाम 7:15 बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और यहां पे सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, आम लोगों का इधर आना जाना बंद है। वही शाम को सुरक्षा व्यवस्था और इसे किले में तब्दील कर दी जाएगी। भव्य समारोह होगा, 8000 के करीब मेहमान इसमें शिरकत करेंगे, आम से लेकर खास तक इस जो समारोह के गवाह बनेंगे। अगर आम लोगों की बात करें तो यहां मजदूर हैं, रेट माइनर्स हैं, जो सेंट्रल विस्टा में काम करने वाले मजदूर हैं, उनको भी शपथ समारोह में बुलाया गया है। वहीं 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया, जिनके आने का सिलसिला जारी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, मालदीव के राष्ट्रपति हों या मॉरिशस के प्रधानमंत्री, इन लोगों का भारत आगमन हो गया है। नई दिल्ली वो आ चुके हैं, शाम को शपथ समारोह में भाग लेंगे। वही सुरक्षा व्यवस्था पूरी दिल्ली में कड़ी छावनी में तब्दील कर दी गई। नो फ्लाइंग जोन एरिया पूरा बना दिया गया है। कोई भी ड्रोन या कोई भी एक्टिविटी आसमान में नहीं हो सकती है, जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था। रविवार के दिन अमूमन हम देखते हैं कि कई सारे लोग जो बाहर से आए होते हैं वो इंडिया गेट देखने के लिए जाते हैं। इस कर्तव्य पथ पर क्या प्रोटोकॉल है, कौन से रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं? जो इंडिया गेट और ऐसी जगहों पर घूमने के लिए आते हैं आसपास राष्ट्रपति भवन के, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस रूट को वो फॉलो करें तो उनके लिए बेहतर होगा? बिल्कुल, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे आपको तस्वीर दिखाएं इंडिया गेट की तरफ। आप देख लीजिए, आज संडे का दिन है, जो हमेशा यहाँ पे गुलजार रहता था, यहाँ पे पर्यटकों की भीड़ रहती थी और ये कर्तव्य पथ है जो इंडिया गेट की ओर सीधे जाता है। इस पे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। साफ झलकता है कि प्रधानमंत्री के शपथ समारोह का यहाँ आयोजन होना है, इसलिए यहाँ पर आम लोगों को पूर्ण तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। इधर सभी की एंट्री बैन है। अगर बात करें यहाँ पे राष्ट्रपति भवन के आने वाले करीब दर्जन भर इलाकों को बैन कर दिया गया। इधर आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी। आप देख सकते हैं ये इंडिया गेट का कर्तव्य पथ है, जिस पे आम लोगों का आना जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। वैसे यहाँ पे पर्यटक पूरे दिन यहाँ पे भीड़ रहती थी, हलचल रहती थी और यहाँ पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा एरिया सुरक्षा व्यवस्था में तब्दील कर दिया गया है और ये पूरा इलाका जो है अभी थोड़ी देर में और यहाँ पे व्यवस्था मजबूत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे वीवीआईपी मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा, राष्ट्राध्यक्षों का आना शुरू हो जाएगा। तो पूरा एरिया एनएसजी कमांडो और कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा ये। चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिएगा संदीप, वहां पर जो भी हलचल होगी हम फौरन आपसे जानकारी लेंगे। लगभग 8000 लोग बताए जा रहे हैं कि जो मेहमान बने रहेंगे इस ऐतिहासिक पल के लिए। शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो तीसरी बार मोदी सरकार और शाम 7:15 पर जो है पीएम पद की शपथ लेते नजर आएंगे नरेंद्र मोदी। तो मोदी 3.0 की बड़ी बातें क्या है ये भी देख लीजिए। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, मनोहर लाल खट्टर को भी जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा तेज है। आरएलडी से जयंत चौधरी मंत्री बनेंगे, राव इंद्रजीत मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा जेडीयू कोटे से लल्लन सिंह मंत्री बनेंगे। तो ये वो अहम चेहरे, किरण रिजिजू की वापसी लगभग तय मानी जा रही है और रामदास अठावले की भी वापसी तय मानी जा रही है। कौन होगा हिस्सा? नड्डा कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं वो कैबिनेट का। शिवराज सिंह चौहान भी हिस्सा बन सकते हैं। तो ये सभी संभावित मंत्रियों को अब फोन आ चुके हैं और चाय पर चर्चा 11:30 बजे, 11 बज चुके हैं। अब चाय पर चर्चा होनी बाकी है 11:30 बजे। हालांकि सब मिलेंगे एक साथ, मुलाकात का जो सिलसिला है वो दिखाई देगा। उससे भी महत्वपूर्ण बात ये जो अभी जानकारी मिली कि विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ये बीजेपी अपने पास ही रखेगी। बहुत खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की। और नीतीश कुमार को आपने सुना ही, जिस दिन संसदीय दल का नेता चुने गए नरेंद्र मोदी, उस दिन नीतीश कुमार ने खूब तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। चंद्रबाबू नायडू ने कहा दिल से एनडीए के साथ है। तो ये बड़ी बातें हैं और ये बड़े चेहरे एक साथ एकजुट संविधान को नमन करते हुए, नतमस्तक होते हुए पीएम आपको नजर आ रहे हैं। माथे पर उन्होंने संविधान को लगाया
और ये जवाब था उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है। तो बेहद ही खास तस्वीर, तीसरी बार मोदी सरकार बनने की, और आज शाम 7:15 पर और भी खास तस्वीरें आपके सामने होंगी। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले सियासी हलचल तेज है। दिल्ली में अमित शाह के घर पर अहम बैठक हुई। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच ये मीटिंग हुई है और ये बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है। तो अमित शाह के घर पर अहम बैठक खत्म हो गई है। जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद थे, दोनों के ही बीच चर्चा हुई है। अभी 11:30 बजे ये साफ होगा कि चर्चा किस चीज को लेकर हुई होगी, जब चाय पर चर्चा सब करते नजर आएंगे। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कई राष्ट्रों के प्रमुख पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही सांस्कृतिक नृत्य के जरिए मेहमानों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। उसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेहमानों के स्वागत के लिए तमाम व्यवस्थाएं, अलग अलग देशों के मेहमान भारत आ रहे हैं। कुछ लोग आ भी चुके हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, और देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। तो ये पोस्टर्स आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए लगाए गए हैं, और तीसरी बार का जो नारा है वो काफी बुलंद अब पोस्टर्स में भी नजर आ रहा है। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। इस तरह के जो कोटेशंस हैं वो पोस्टर में इस्तेमाल किए गए हैं। देखिए, और तस्वीर नरेंद्र मोदी की, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और तीसरी बार के लिए आज शपथ ग्रहण, जिसको बेहद खास बनाया जा रहा है इस तरह की तैयारियां करके। सड़कों पर आप देखेंगे हर तरफ नरेंद्र मोदी की तस्वीर नजर आ रही है। राष्ट्रपति भवन जाने से पहले कर्तव्य पथ से गुजरना पड़ता है। यहां पर भी कटआउट जो है नरेंद्र मोदी के लगा दिए गए हैं, यानी कि इसे ऐतिहासिक क्षण मनाया जाना पक्का माना जा रहा है। और क्योंकि 2014-2019 में भी शपथ ग्रहण समारोह इस तरीके से हुआ था भव्य, उससे भी भव्य 2024 का शपथ ग्रहण। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर शाम को 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। और उसके लेकर आप देखें कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चौक चौराहों पर इस तरीके के होर्डिंग, पोस्टर, बैनर वो लगाए गए हैं। आधुनिक भारत के निर्माता श्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर सभी देशवासियों को बधाई। और इस तरीके को होर्डिंग शहर के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं। आप देखें कि ये दूसरा होर्डिंग यहाँ पर लिखा है, और अलग अलग होर्डिंग में अलग अलग संदेश, मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को बधाई। और ये तीसरा जो होर्डिंग है काफ़ी बड़ा साइज में यहाँ पर लगाया गया है। ये लुटियंस दिल्ली की ये तस्वीरें, नई दिल्ली की तस्वीरें, और यहाँ से ठीक पास में पार्लियामेंट है, ठीक पास में इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन है। तो इस तरीके की होर्डिंग जो शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए लगाए गए हैं। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार कांग्रेस नेताओं के निशाने पर हैं। अब वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी जीतू पटवारी पर हमला बोला। उन्होंने जीतू पटवारी को लेकर एक पोस्ट किया है और उस पर जवाब देते हुए लिखा है कि तुम अध्यक्ष हो, अपने पैरों पर कब खड़े होगे या मार्गदर्शन ही लेते रहोगे? जिनको अपने मार्ग का पता नहीं वो तुम्हें क्या मार्गदर्शन देंगे? दरअसल जीतू पटवारी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर बड़े नेताओं से मार्गदर्शन की बात लिखी थी, जिस पर लक्ष्मण सिंह ने पलटवार किया है और कहा कि अपने पैरों पर कब खड़े रहोगे? अध्यक्ष हो और दूसरों से मार्गदर्शन क्या लोगे जब किसी और का मार्गदर्शन ही ना हो। वासु चौरे संवाददाता से जुड़ गए हैं। वासु, क्या मायने निकाले जाए लक्ष्मण सिंह के इस बयान के? बिल्कुल, देखिए, लक्ष्मण सिंह लगातार कई मामलों को लेकर बहुत मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, ट्वीट्स करते हैं, सोशल मीडिया पर भी लिखते रहे हैं। और अब जब जीतू पटवारी ने कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के बाद एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जिक्र किया था इस बात का कि सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त हो। उसके बाद लक्ष्मण सिंह का एक ट्वीट आया कि आप कब तक मार्गदर्शन लेते रहेंगे, आप अध्यक्ष हैं, आप अपने पैरों पर कब खड़ा होंगे। दरअसल ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 की 29 सीटों पर चुनाव, माफ कीजिएगा, कांग्रेस 29 की 29 सीटों पर चुनाव हार गई और बीजेपी को सभी सीटों पर जीत मिली है। वहीं अगर पूरे देश के आप नतीजे देखते हैं, चाहे हिंदी पट्टी का राज्य उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, वहां पर कांग्रेस ने और सपा ने मिलकर बेहतर प्रदर्शन किया। लिहाजा देखना होगा कि इन सभी मुखर बयानों के बाद, कांग्रेस के नेताओं की अपनों को ही हिदायत के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में कितना परिवर्तन देखने को मिलता है और आने वाले समय में कांग्रेस क्या कुछ बड़े कदम उठाती है ताकि मध्य प्रदेश में चीजें कांग्रेस के लिए बेहतर होती हुई नजर आए। जी बिल्कुल वासु, लक्ष्मण सिंह के इस पोस्ट से ऐसा लग रहा है मानो कि उन्हें वो सलाह कम और आक्रोश ज्यादा हो चुके हैं। जिस तरह का परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी ने दिया है मध्य प्रदेश में, कई बड़े दिग्गज नेता, उनकी भागीदारी भी कम रही, तो ये एक तरह का आक्रोश ही समझें। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से लक्ष्मण सिंह आते हैं, वहां से वो सांसद भी रहे। उनके बड़े भाई दिग्विजय सिंह वहां पे अभी चुनाव लड़े, लेकिन बड़े मार्जिन से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनके खुद के क्षेत्र में कांग्रेस के लिए जो परिणाम है वो काफी बेहतर नहीं रहे, तो जिसके चलते लगातार अब जो नेतृत्व है उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। चाहे लक्ष्मण सिंह हो, चाहे अन्य नेता हो, बहुत मुखरता के साथ अपनी बात को रख रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें आक्रोश भी नजर आ रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सब का निचोड़ क्या निकलता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से कल बैठक हुई और उसमें एक बात सामने आई कि रिव्यू कमेटी बनेगी, तो अब रिव्यू कमेटी क्या कुछ करती है ये भी जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर रायपुर से, जहां आरंग मॉब लिंचिंग पर एसआईटी गठित हुई है। महासमुंद बॉर्डर पर मॉब लिंचिंग हुई थी और एएसपी रायपुर ग्रामीण के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। एएसपी के नेतृत्व में 14 सदस्यीय एसआईटी गठित हुई है। एसआईटी की टीम में 2 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर शामिल हैं। एसएसपी रायपुर संतोष सिंह ने आदेश जारी किए हैं। पशु तस्करी के शक में ट्रक ड्राइवर समेत 3 लोगों की भीड़ ने पिटाई कर दी थी। जान बचाने के लिए नदी में कूदे एक शख्स की मौके पर ही जान चली गई। दूसरे शख्स ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। चांद मियां और गुड्डू खान की मौत हुई है, सद्दाम अस्पताल में भर्ती किए गए। मॉब लिंचिंग के आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या जानकारी आपके पास इस मामले में? जी देखिए, 14 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसमें एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर हैं, उनकी नेतृत्व में जांच होगी। 2 डीएसपी से 3 इंस्पेक्टर इस एसआईटी टीम में शामिल किए गए हैं और बिल्कुल ये जघन्य अपराध कही जा सकती है। पशु तस्करी की आशंका पर अभी जो जानकारी आ रही है उसी को लेकर के हत्या की गई है। जान बचाने के लिए 3 लोग पुल पर सूखी नदी पर कूद गए थे, जिसे छलांग लगाने के बाद एक की मौके पर मौत हो गई, एक ने अस्पताल में दम तोड़ा था और अभी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर इसमें आरोपी कौन है। और आरोपियों के खिलाफ 304, 307 और आईपीसी की धारा 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की जो पहचान है, शिनाख्ती है, वो नहीं हो सकी है। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और ऐसे घटना को खास करके छत्तीसगढ़ जैसे शांति प्रिय प्रदेश में बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ये इसकी भर्त्सना भी की जा रही है। तो इस मामले पर पुलिस है आरोपियों की पड़ताल करने में जुटी हुई है। जी बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। मुरैना में नहीं थम रहा हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। 18वीं बटालियन के प्लाटून कमांडर ने फायरिंग की है। घर आई दुल्हन की खुशी में उन्होंने फायरिंग की।
वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस जागी है। कोतवाली थाना के संजय कॉलोनी का यह मामला है और देखिए किस तरीके से दुल्हन के आने की खुशी में फायरिंग की गई है। हर्ष फायरिंग नहीं थम रहा, कानून बन चुका है इस पर, इसे जुर्म बताया गया है। इस तरीके से फायरिंग करना, वो भी भीड़ में, जब कोई फायरिंग कर रहा होता है अनहोनी भी हो जाती है। कई बार यहाँ पर मौजूद लोगों को गोली लग जाती है, जिसके बाद से ही इस पर मनाही है, लेकिन बावजूद इसके ये सिलसिला नहीं थम रहा और हर्ष फायरिंग के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। दुल्हन के आने की खुशी में एक बार फिर से हर्ष फायरिंग की गई। थम रहा ये मामला, लगातार हर्ष फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से ये वीडियो सामने आया है। ये वीडियो किसी आम व्यक्ति का नहीं है बल्कि ये 18वीं बटालियन का प्लाटून कमांडर है जिसने फायरिंग की है और इस तरीके से वो इस हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। दुल्हन के आने की खुशी में नियम कानून को ताक पर रख के फायरिंग की जा रही है। हालांकि इस मामले का संज्ञान लिया गया है और फिर कोतवाली थाने के संजय कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस अब जाग चुकी है। वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल भी चल रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।